हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विथ अमरीश सर 26 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरीश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास में जो हम लोगों का टॉपिक है आज का वो है भारत में अरबों का आक्रमण। आइए आज हम लोग अरब आक्रमण से ऐसी जानकारी आज प्राप्त करेंगे जो आप लोगों ने इससे पहले शायद कुछ पहलुओं को नहीं पढ़ा होगा। तो आइए विस्तार से डीप नॉलेज से इस पे चर्चा कर लिया जाता है, डीपली एकदम शुरू से। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख जो अरब वंश थे वो कौन कौन से थे। हालांकि आप लोग यही जानते होंगे कि केवल मोहम्मद बिन कासिम वही आया था, वो पहला था। हालांकि वो पहला था नहीं। आते हैं इसमें से जो अरबों का हमें पहला वंश भारत में आक्रमण करने को देखने को मिलता है वो है राशिदून वंश। पहला वंश जो है राशिदून वंश है। इस राशिदून वंश ने 3 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर, 3 बार आक्रमण किया था। दूसरा जो आक्रमणकारी था ये अरब आक्रमणकारी दूसरी बार अरब आक्रमणकारियों में उमरैयत वंश के लोग आए थे और इन्होंने कुल 4 बार आक्रमण किया। ये अरबों की जो दूसरी शाखा आई इसने 4 बार भारत पे आक्रमण किया। इसके बाद अब्बासी खलीफा और चौथे नंबर पे उस्मानी खलीफा। पहले पे राशिदून वंश जो 3 बार आक्रमण किए, दूसरे पे उमरैयत वंश जो 4 बार भारत पे आक्रमण किए, तीसरे पे अब्बासी खलीफा और चौथे पे उस्मानी खलीफा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, स्रोत क्या है। अगर भारत पे अरबों ने आक्रमण किया, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। जानकारी के जो स्रोत हैं, स्रोत को देख लीजिएगा। जो जानकारी के स्रोत हैं इसमें से पहला आ जाएगा आपका चचनामा। हालांकि जो चचनामा के लेखक हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि लिखने वाला कौन है, तो अज्ञात मान के चलिए। अभी तक उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया अज्ञात लेखक, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हालांकि इसका अनुवाद हुआ था फारसी भाषा में अबू बकर कोकी के द्वारा। इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अबू बकर कोकी के द्वारा, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। स्रोत में जो दूसरा है वो है शाहनामा। आप लोगों ने नाम सुना होगा फिरदौसी का। फिरदौसी की रचना है शाहनामा, ये दूसरा स्रोत है। और पहला स्रोत है चचनामा, जिसके लेखक का कोई जानकारी अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि चचनामा का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया यूएम दाऊद पोटा द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था इस चचनामा का। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब भारत में इंटर होगा मोहम्मद बिन कासिम। नाम सबने सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसके भारत में आने के पीछे कारण क्या था, पहले हम लोग कारण देख लेते हैं। आइए, हुआ क्या कि अरबी जो जहाज़ था, जहाजी बेड़ा अरब से जो भारत चल के आया था, उसको सिंध के डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। अरबी जहाजी बेड़े को सिंध के डाकुओं द्वारा लूट लिया गया, ये कारण बना। और जो कासिम था ये ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का भतीजा था एवं दामाद था। भतीजा एवं दामाद दोनों था। किसका? अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। और जो ये अल हज्जाज है यानी ये कासिम के ससुर हुए, भतीजा के बाद दामाद बना इसलिए ये ससुर हो गए। इसने भेजा
भारत में आक्रमण करने के लिए इसी ने भेजा। तो नाम याद रखिएगा, अल हज्जाज, जो ससुर था किसका, कासिम का। इसने कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा था। इसी समय इसने जब भेजा तो इस समय का जो खलीफा था वलीद या वाहिद, नाम इसी का है, वलीद कह लीजिए या वाहिद कह लीजिए, बात बराबर है, ये खलीफा था। अब देख लेते हैं हम लोग कासिम के प्रमुख अभियान, यानी इसने भारत में कौन कौन सा अभियान किया है। इसका जो पहला अभियान है वो है देवल अभियान। एक जगह है देवल, देवल में इसका पहला अभियान हुआ था। कासिम का पहला जो आक्रमण हुआ था देवल पर। और देवल एक बंदरगाह है, बंदरगाह समझते होंगे सब लोग। देवल एक बंदरगाह था और सर्वप्रथम देवल के बंदरगाह पे इसने कब्जा किया और वहाँ आस-पास में एक कर लगाया जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर इसने लगाया था। इसके बाद इसका उत्साह और बढ़ा और इसके बाद ये भी आगे बढ़ा। इसका जो दूसरा अभियान हुआ नेरुन अभियान या नेरुन विजय। यहाँ क्या था कि यहाँ ब्राह्मण और बौद्ध दोनों रहते थे। इन दोनों जगहों को जीत लिया, यानी दूसरी जो इसकी विजय है नेरुन विजय है। उत्साह बढ़ता गया। इसके बाद अगला जो इसका अभियान हुआ सिहवान अभियान या सिहवान विजय। यहाँ कौन शासक के रूप में था, यहाँ दाहिर, दाहिर का नाम सुने होंगे आप लोग, राजा दाहिर। दाहिर के चचेरे भाई, कहीं बाजरा दिया होगा कहीं बजहारा दिया होगा, कहीं बाजरा कहीं बजहारा, ये शासन कर रहा था। ये दोनों के बीच में संघर्ष होता है। जब इसको लग गया कि अंततः अब मैं हार जाऊंगा तो ये भाग कर कहाँ चला गया, जाटों के यहाँ जाकर इसने शरण ले लिया। जाटों का नाम सुने होंगे आप लोग। जाटों के यहाँ ये शरण ले लेता है। इसके बाद कासिम का अगला अभियान हुआ था बोधिया अभियान या बोधिया विजय। यहाँ का जो राजा था वो जाट था और उसका जो नाम था, जाटों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था काक। ये कासिम का समर्थन कर दिया इसने, यानी यूँ कह लें आत्मसमर्पण कह लीजिए, या ये कह दिया हो कि मैं भारत में आपका साथ दूंगा। तो काक ने समर्पण कर दिया था इसे, कासिम को। अब अगला अभियान पे आते हैं। अगला जो अभियान है इसका रावर विजय, रावर अभियान या रावर विजय। यहाँ पर इसकी जो लड़ाई होती है दाहिर के साथ होती है। राजा दाहिर का नाम आपने सुना होगा। राजा दाहिर से इसका युद्ध होता है और इस युद्ध में जो दाहिर हैं ये लड़ते हुए मारे जाते हैं, युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रानी बाई। दाहिर राबर के युद्ध में मारे जाते हैं। कब? टाइम लिख लीजिएगा 712 ईस्वी। राबर के युद्ध में, राबर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसमें कासिम है और राजा दाहिर हैं। दाहिर इसमें मारे जाते हैं और इनकी पत्नी थी रानी बाई। रानी बाई ने जौहर कर लिया। भारत में नोट करके लिख लीजिएगा, भारत में यह भारत का पहला जौहर था, या यूँ कह लें भारत में पहला जौहर है। पहले जौहर की पहली घटना ये है। इसके बाद भी कासिम रुकता नहीं है। इसने अगला जो अभियान किया ब्राह्मणवाद, एक जगह थी, आप गलत ना समझिएगा, ब्राह्मणवाद एक जगह थी जहाँ के शासक थे जय सिंह। ये जय सिंह राजा दाहिर के पुत्र हैं और यहाँ इनका शासन था। कासिम ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसमें
जय सिंह हार जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। हालांकि दाहिर को छोड़ दिया, जय सिंह को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसलिए कासिम ने इनको छोड़ दिया। ठीक, अब अगला अभियान देख लेते हैं हम लोग, कासिम का अगला अभियान। अगला जिसका अभियान है अरोर अभियान या अरोर विजय। ये सिंध की राजधानी थी, इसको भी इसने जीत लिया और इसकी जो अंतिम विजय होती है मुल्तान विजय, जो 713 ईस्वी में होती है। यह कासिम की अंतिम विजय है। इस मुल्तान की विजय में कासिम को बहुत सारा सोना मिलता है, बहुत ज़्यादा सोना मिल गया, इसलिए इसने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी यानी सोने का नगर ऐसा कह के पुकारा था, इसलिए वहाँ नाम यहाँ परिवर्तन देखने को थोड़ा सा मिलेगा, सोने की नगरी या स्वर्ण नगरी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसने मुल्तान को सोने की नगरी या स्वर्ण नगरी नाम से पुकारा है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा कि 714 में जो खलीफा हैं वालिद, इन्होंने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। ये खलीफा आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने दिखाया है वलीद या वाहिद, वलीद या वाहिद, यही खलीफा है। इन्होंने 714 ईस्वी में इसको मृत्यु दंड दे दिया। खैर, थोड़ा सा ये अभियान समझ लीजिए डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए, ये है पश्चिम भाग, ये है पूरब का भाग, पश्चिम भाग पूरब का भाग। इधर मैं आ जाता हूँ, ये पश्चिम का भाग है और ये चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि 714 ईस्वी में खलीफा जो वलीद या वालिद हैं, इस खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। अच्छा, कुछ तो कारण रहा होगा, ये पढ़ लिए हम लोग। हालांकि हम लोग इसके बाद क्या देख रहे हैं, ये है आपका पश्चिमी भाग और ये है पूर्वी भाग। पश्चिम के किन किन राज्यों को इसने विजिट किया था, जीता था यानी हराया था। पहला तो देवल है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, देवल अभियान। दूसरा है इसका नेरुन, दूसरे नंबर पे नेरुन है। तीसरे नंबर पे है सेहवान, ये सेहवान विजय। चौथे नंबर पे है बूधिया, ये लिखा है चौथा अभियान। ठीक, ये पश्चिम के हिस्से थे, किस नदी के, सिंधु नदी के पश्चिम के ये हिस्से हैं। अब नाव के सहारे कहाँ चला गया, ये पूरब में चला गया, पूर्वी भाग में। जब ये पूर्वी भाग में गया तो इसने पूरब में राबर को जीता, ब्राह्मणवाद को जीता, अरोह को जीता और मुल्तान को जीता। ठीक, पश्चिम में कितने, 4, पूरब में कितने, 4, पश्चिम में भी 4 और पूरब में भी 4 राज्यों को इसने जीता है, 4 क्षेत्रों को जीता है। खैर, एक बार इसको फिर समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ शुरू से आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ है वो कई अलग अलग वंशों ने आक्रमण किया है, किसी एक वंश ने आक्रमण नहीं किया है। अलग अलग वंश वहाँ जब होते गए तो वो भारत में एंट्री लेते गए। पहला जो इसमें है वो है राशिदून वंश, इसने 3 बार आक्रमण किया है। नोट करते जाइएगा आप लोग, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, नोट करते जाइए। आज 3 बार इसने आक्रमण किया था
राशिदून वंश के लोगों ने 3 बार भारत पर आक्रमण किया। दूसरे नंबर पे कौन आता है, ये है अमयरत वंश। इसने कुल 4 बार भारत पे आक्रमण किया। 3 बार राशिदून, अमयरत है, अमयरत ये 4 बार आक्रमण किया। तीसरा जो अभियान आया था अरब से वो है अब्बासी खलीफाओं का आक्रमण, और चौथे नंबर पे उस्मानी खलीफा। ठीक, लेकिन इन सभी आक्रमणों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कोई तो स्रोत रहा होगा। वो स्रोत क्या है, हम लोग स्रोत देख लेते हैं। जो स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, तो पहले नंबर पे आता है चचनामा। इस चचनामा के लेखक कौन है, तो लेखक को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। ये कौन लिखा था इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। हालांकि इसका फारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कुकी द्वारा किया गया है। फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद हुआ है अबू बकर कुकी द्वारा किया गया है। स्रोत में जो दूसरा स्रोत है वो है शाहनामा। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। चचनामा के लेखक का पता नहीं चल पाया, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। ठीक, अब इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है U.M. दाऊद पोटा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण अभियान। सिंध पर जिसने आक्रमण किया है या भारत पे आक्रमण किया है, इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण ये है कि जो अरबी जहाजी बेड़ा भारत में आया था उसको सिंध के डाकुओं ने लूट लिया। सिंध के डाकुओं द्वारा ये लूट लिया गया। उसके बाद कासिम इंटर होता है, भारत में आता है। ये जो कासिम है ईरान के गवर्नर अल हज्जाज, नाम नोट करिएगा, अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद दोनों था। अल हज्जाज का भतीजा भी है, दामाद भी है। पहले भतीजा था, अल हज्जाज ने अपनी पुत्री से विवाह कर दिया तो अब दामाद हो गया, और इसी ने कासिम को भेज दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए। अल हज्जाज ने ही भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा, कासिम को भेजा। लेकिन इस टाइम खलीफा कौन है, जो इस समय खलीफा है ये वलीद या वाहिद है। जिस खलीफा का नाम क्या है, वलीद या वाहिद। अब आते हैं, हम लोग देख लेते हैं कासिम के प्रमुख अभियान। भारत में कासिम ने किन किन जगहों को जीता, कहाँ कहाँ उसने अभियान किया था। इसमें पहला जो अभियान है देवल अभियान है। देवल क्या है, एक बंदरगाह था। देवल एक बंदरगाह था। इसने देवल पे अधिकार कर लिया। देवल पर अधिकार करने के बाद वहाँ इसने कर लगाया, जजिया कर। जजिया कर इसने लगाया थे। हालांकि जजिया कर से कुछ लोगों को मुक्त भी किया गया था जिनसे नहीं लिया जाता था, जैसे महिला हो गई, बच्चे हो गए, ब्राह्मण हो गए। ऐसे लोगों से ये टैक्स नहीं लिया जाता था, बाकी लोगों से लिया जाता था। ठीक, उसमें भी ये था, और एक रूल्स ये भी था इस कर का, इस टैक्स का, कि जो लोग गैर इस्लामिक हैं, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, उनसे टैक्स लिया जाएगा। दूसरा इसका अभियान है नीरुल अभियान। इसमें जो नीरुल जगह है यहाँ बौद्ध रहते थे और ब्राह्मण रहते थे, और इन दोनों को किसने हरा दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। कासिम का अगला अभियान होता है सेहवान अभियान। इस सेहवान अभियान में सेहवान का जो शासक है वो दाहिर का चचेरा भाई है, जिसका बजहारा नाम है। दाहिर का चचेरा भाई बजहारा ये शासन कर रहा था यहाँ से, और ये भाग गया। युद्ध के दौरान, युद्ध चल ही रहा था, इसको लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, तो ये भाग गया
और भाग कर ये जाटों के यहाँ जाकर शरण ले लेता है। किसके यहाँ? जाटों के यहाँ ये शरण ले लेता है। अगला अभियान था मोहम्मद बिन कासिम का बोधिया अभियान। बोधिया वाले जगह में जाटों का शासन था और जाटों का जो राजा था, जो नेता था, वो था काक। काक ने कासिम के यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ भी कासिम का इनडायरेक्टली शासन हो गया। अगला अभियान है इसका रावर विजय। ये जो रावर है, सिंध में एक जगह है रावर, 712 में यहाँ युद्ध हुआ था राजा दाहिर के साथ। दाहिर बड़े ही वीरतापूर्वक युद्ध लड़े। हारने से बेहतर ही युद्ध लड़ा जाए, और ये लड़े। हालांकि इस लड़ाई में ये मारे जाते हैं, इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी है रानी बाई, जो जौहर कर लेती है। रानी बाई जौहर कर लेती है। और जौहर, ये पहली घटना है जब किसी महिला ने भारत में जौहर किया है। तो भारत का ये पहला जौहर है। इसको नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट करके। अब इसके बाद इसका अगला अभियान होता है ब्राह्मणवाद। एक जगह है जहाँ के जो राजा है, शासक हैं, वो है जय सिंह। शासक कौन है? जय सिंह। ये दाहिर के पुत्र हैं। जय सिंह दाहिर के पुत्र हैं। जय सिंह ने क्या किया? युद्ध तो किया, लेकिन जय सिंह हार गए। जब जय सिंह हार गए तो जय सिंह ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इसलिए कासिम ने इनको बख्श दिया, यानी राज्य छोड़ दिया कि जाओ, क्योंकि कहीं न कहीं तुमने मेरा ही काम किया है इस्लाम को स्वीकार करके। क्योंकि ये खलीफा को जाके बताएगा वहाँ के राजा को, मैंने इस्लाम स्वीकार करवा दिया। खैर, अगला अभियान हुआ अरोह अभियान। अरोह सिंध की राजधानी थी और इसको भी जीत लिया गया। किसके द्वारा? कासिम के द्वारा। कासिम के जीवन का अंतिम अभियान होता है मुल्तान अभियान, जो 713 में होता है। कासिम को यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ, इसलिए कासिम ने मुल्तान को सोने की नगरी, स्वर्ण नगर नाम से पुकारा। हालांकि 714 ईस्वी में खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। अब आते हैं हम लोग कि मृत्यु दंड के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इतना बेहतर अभियान किया है। ठीक, उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं। मृत्यु से पहले ये देख लीजिए पश्चिम में कौन कौन से हिस्से थे। देवल, नीरुन, सिहवान, बोधिया। नाव से, सिंधु नदी थी बीच में, नाव से पूर्व की दिशा में चला गया, उस पार चला गया। यहाँ रावर, ब्राह्मणवाद, अरोह और मुल्तान को जीत लिया। खैर, अब आते हैं हम लोग कि कासिम को मृत्यु क्यों दी गई, इसकी मृत्यु के कारण क्या थे। हुआ क्या, जब इसने दाहिर को हराया था, राजा दाहिर को, तो दाहिर की 2 पत्नियां थीं। दाहिर की 2 पत्नियां थीं। एक ने तो जौहर कर लिया। एक पत्नी से, जो दूसरी वाली पत्नी थी राजा दाहिर की, दूसरी पत्नी से 2 पुत्रियां थीं। 2 पुत्रियों में एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। पहली का नाम सूर्य देवी, जो पुत्रियां हैं 2, दूसरी पत्नी से 2 पुत्रियां, एक है सूर्य देवी, दूसरी है परमल देवी। हुआ क्या, कासिम ने क्या किया, जब यहाँ दाहिर को मार देता है, मारने के बाद इसकी दोनों पुत्रियों को बंदी बना लेता है। सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लेता है और तोहफे के रूप में ये खलीफा वलीद के यहाँ भेज देता है। अपने अभी भारत में ही है, खुद तो भारत में है, लेकिन भिजवा दिया तोहफे के रूप में। ये दोनों पुत्रियां जो इनकी हैं, दाहिर की सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को भिजवा दिया खलीफा के यहाँ। खलीफा कौन है? वलीद। तोहफे के रूप में भिजवा दिया।
जब ये दोनों वहाँ पहुँची, हालांकि ये अभी भारत में अभियान कर रहा है, दोनों पहुँची तो दोनों ने बताया कि कासिम ने हमारे सतीत्व को पहले ही भंग कर दिया है। इस बात से नाराज़ होकर वालिद ने आदेश किया, जो खलीफा वालिद हैं, वालिद ने आदेश किया, खलीफा है वालिद, इसने आदेश किया कि कासिम को बैल की खाल में भर कर उसको बगदाद लाया जाए। बैल की खाल में भर कर पैक कर कर कहाँ लाया जाए? बगदाद लाया जाए। हालांकि ऐसा ही किया गया, बैल की खाल में उसको पैक कर दिया गया। उसने हालांकि ये कह दिया पार्सल भिजवा दो, जैसे पार्सल आता है पैक करके, वैसे पैक करके इसको ले जाया जा रहा था। हालांकि रास्ते में ही 714 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। देख लीजिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम था कासिम, कासिम ने 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 अभियान किया। 7 नहीं 8 अभियान है इसका, टोटल 8 है। पश्चिम में 4, पूरब में 4, 8 अभियान किया। 8 अभियान में मान के चलिए 8 जगहों पे अलग अलग लोग रहे होंगे। इतने लोगों को हराया। यदि ये 8 लोग मिल गए होते तो शायद इसे हरा देते, लेकिन मिलेंगे क्यों? हाँ, मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है। भारत में तमाम कमियां थी। एक राजा हारता था तो दूसरा बड़े मस्ती में एंजॉय करता था, खुश होता था कि चलो कम से कम दुश्मन है, पड़ोसी अपना दुश्मन है, किसी विदेशी ने उसको मार दिया। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अगली बारी आपकी भी आएगी, और बारी बारी से सबकी बारी भी आई। वो लाइन है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का सब पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। खैर चलिए, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मध्यकालीन भारत के अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।